नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जूनियर स्कूल पाठशाला में। मैं आपका सर करदम सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। समास जो टॉपिक है लगभग सभी कंपटीशन में यह आता है। जहाँ पर आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाती है तो वहाँ लगभग 2 से लेकर के 3-4 प्रश्न इसके बनते हैं और ये नंबर आपके इस वीडियो से पक्के होने वाले हैं। वीडियो को लगातार अंत तक देखें, स्किप ना करें, तभी आपको समास बिल्कुल इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। समास। समास का जो तात्पर्य होता है, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब आप जानते हैं, छोटा रूप या छोटा करना। तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है छोटा रूप। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या बनती है समास की? समास जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। उस शब्द को ही हम समास कहते हैं। ठीक है ना, उस शब्द को ही हम समास कहते हैं। जब दो या दो से शब्दों से मिलकर कोई नया शब्द जब हम बनाते हैं या बन रहा होता है, उसी छोटे रूप को हम क्या बोलते हैं? उसका समास कहते हैं। सबको समझ में आया? परिभाषा समास की क्या हुई? समास का हमने तात्पर्य समझ लिया है। ठीक है, समास की हमने परिभाषा समझ ली है, हमको समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब समास के भेद। समास के भेद क्या होते हैं? समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। दूसरा होता है आपका द्विगु समास। तीसरा आपका होता है अव्ययभावी समास। चौथा कर्मधारय। उसके बाद बात करें बहुब्रीहि आ जाता है, फिर तत्पुरुष समास। ये मुख्य रूप से आपके 6 भेद समास के होते हैं। अब हम एक एक करके समास के सभी भेदों को पढ़ेंगे, समझेंगे, इनके उदाहरण और परिभाषाओं के साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या होता है और इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे पहचानने की, कि आप बिल्कुल देख करके इसको आसानी से बता देंगे कि ये द्वंद्व समास ही है। तो सबसे पहले द्वंद्व समास की परिभाषा देख लेते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, परिभाषा से ही समझ में आ रहा है। समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय पद दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, बराबरी के होते हैं, टक्कर के होते हैं। और इसमें ट्रिक क्या है? जब आपके पास समास पूछे जाते हैं तो ट्रिक क्या है? ट्रिक इसमें है, सबसे पहला यहाँ पर जो है ये जो चिन्ह है, योजक चिन्ह जो है आपका, इसका लोप होता है। मतलब ये जो योजक चिन्ह है अधिकतर द्वंद्व समास के अंदर इनके बीच में होता है, ये वाला चिन्ह। ठीक है ना, ये वाला चिन्ह इसके बीच में जरूर होता है। यदि नहीं होता है तो और क्या हो सकता है? दूसरा, और या विभक्ति का लोप होता है। यदि ये चिन्ह भी नहीं है तो यहाँ पर विभक्ति हो सकती है। ठीक है, विभक्ति हम करेंगे जब इसकी, तो ये वाली विभक्ति यहाँ पर आपको नज़र आएगी, इसका लोप यहाँ पर होगा। इसके अब उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं कि द्वंद्व समास के उदाहरण क्या होते हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, आपके सामने उदाहरण है जलवायु। सबसे पहला उदाहरण है जलवायु। तो यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह नहीं है, जलवायु में जो योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन लोप हो रहा है विभक्ति का और का। जल और वायु दोनों पर प्रधान है, तो यहाँ पर और बीच में आया। जब हमने इसकी विभक्ति की है तो यहाँ पर और यहाँ बीच में आया, जिस वजह से यहाँ पर ये द्वंद्व समास हमारा हो गया। दूसरा, अन्न जल। अन्न जल में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, अन्य जल में योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ से हमें पता चला गया। और विभक्ति हम करेंगे तो यहाँ पर और भी आ रहा है, तो बिल्कुल ये अन्य जल हमारा कौन सा हो गया? द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास हो गया है। दाल और दाल रोटी में योजक चिन्ह आ रहा है तो ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अपना पराया, देखिए योजक चिन्ह आ रहा है, अपना या पराया इसकी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है, हमारा द्वंद्व समास हो गया। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, ठीक है, दोनों भगवान के ही नाम है, भगवान के इनकी जब विभक्ति करेंगे तो और आ रहा है तो विभक्ति हो गई हमारी और, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया है। शस्त्र शास्त्र, शस्त्र शास्त्र में शस्त्र और अस्त्र है ना, तो ये हो जाता है तो और आ रहा है, हमारा विभक्ति हमारी हो गई है, तो ये हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। सीताप, सीतातप, तो ये हमारा द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। या आ गया है, मैंने बताया ना, या और या विभक्ति में आ रहा होता है तो यहाँ हमारा 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 हो जाता है द्वंद्व समास। ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए हैं, बिल्कुल हमने समझ लिया। द्वंद्व समास हम देखते ही पहचान लेंगे जब भी हमारा ये आएगा। चलिए अगले समास की बात करते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है भाई? यदि किसी सामासिक पद में, यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द हो तो और द्वितीय पद संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? वो द्विगु समास होगा। द्विगु समास की पहचान यही है कि शुरू में यहाँ पर आपका क्या आएगा? संख्यावाचक शब्द जरूर आएगा। ट्रिक है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। शुरू में जो होगी संख्या होगी, शुरू में हमारी संख्या होगी। संख्या को देखते ही हम पहचान लेंगे कि ये द्विगु समास है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे पंचामृत, पंचामृत, पंचामृत में शुरू में पंच आया है और फिर बाद में अमृत आया है, तो पंच का मतलब 5 होता है, अमृत, हाँ, तो इसका यदि हम विभक्ति करेंगे तो आ जाएगा 5 अमृतों का समाहार, समाहार, तो ये हमारी विभक्ति हुई। तो इस संख्यावाचक शब्द के आने से ये हमारा हो गया द्विगु समास। अगले समास की बात कर लेते हैं, पंचवटी समास। पंचवटी समास में पंच पहले आया, पंच का अर्थ होता है 5, वटों का समाहार, तो ये हमारा हो गया द्विगु समास। शतक, शतक का अर्थ मतलब होता है हमारा 100 का समाहार, तो शतक माने 100 का समाहार होता है, जिस वजह से ये हमारा द्विगु समास हो गया है। दशक हमारा क्या होता है? 10 का समाहार, ये हमारा द्विगु समास। नवरात्र, नवरात्रों का समाहार, ठीक है, तो ये हमारे सभी क्या हुए? ये सभी हमारे द्विगु समास हो गए हैं, ठीक है। चौराहा, 4 राहों वाला, जिस तरह के ये शब्द भी आते हैं, या त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, ये भी हमारे क्या हैं? द्वंद्व द्विगु समास हमारे होंगे। चलिए अगले समास पे चलते हैं। अगला समास हमारा आता है अव्यवभावी समास। अव्यवभावी समास को हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। जिसमें प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो उसे अव्यवभावी समास माना जाता है या कहा जाता है। अव्यवभावी समास की पहचान ये होती है, इसके शुरुआत में क्या आता है? कोई अवयव आता है, कोई क्या आता है? अवयव आता है, या कोई उपसर्ग आता है। ये दोनों यदि आ रहे हैं, शब्द के शुरू में आ रहे हैं, तो ये अव्यवभावी समास हमारा होगा, ठीक है। ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में क्या भाई? शुरू में हमारा उपसर्ग आता है, ये हमने आपको बता दिया। उपसर्ग को देखते हम पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये अव्यवभावी समास है या नहीं। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। यथामति, सबसे पहला है हमारा यथामति। यथामति में यथा जो है आपका क्या हो गया? यहाँ पे उपसर्ग है, जिसकी वजह से ये हमारा हो गया है अव्यवभावी समास हो गया है। इसका यदि हम विभक्ति करेंगे तो क्या आ जाएगी? मति के अनुसार, मति के अनुसार। सेवार्थ, सेवार्थ की यदि हम विभक्ति करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेवा के लिए। सेवा आपका क्या हो गया? यहाँ पर उपसर्ग हो गया है, अवयव हो गया है, और अर्थ हमारा जो है मूल शब्द हो गया है, तो इसको मिला करके हो गया सेवा के लिए। ज्ञानार्थ, ज्ञान हमारा हो गया है, अवयव हो गया है, ठीक है, और उसी के अनुसार हमारा हो गया ज्ञान के लिए, ये हमारा अव्यवभावी समास हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं और अव्यवभावी समास के उदाहरण। यथा संख्या, यथा संख्या, यथा, यथा यहाँ पर आपका आ रहा है यथा। यथा क्या होता है?
यथा जो हमारा होता है ये अवयव है, ठीक है। अवयव को देखते ही हमने पहचान लिया कि ये हमारा अवयवभावी समास है, ये संख्या के अनुसार। यथा फिर दोबारा आपका आया, यथा योग्य, यथा योग्यता के अनुसार, ये आपका अवयवभावी समास हो गया है, क्योंकि इसमें यथा जो है, यथा यथा जो शब्द होता है ये आपका होता है अवयव, ठीक है। अब आकंठ, आ आपका हो गया है, क्या हो गया है, उपसर्ग हो गया है। कंठ आपका मूल शब्द हो गया, कंठ तक आकंठ, तो ये आपका अवयवभावी समास हुआ। आमरण, आमरण में आपका फिर से उपसर्ग आ गया है ना, तो ये आपका अवयवभावी समास। घर घर, घर घर, हाँ एक बात और ध्यान रखिए, यदि दो शब्द एक जैसे हों और बीच में उनके योजक चिन्ह आ रहा हो, जैसे घर घर आ रहा है, साथ साथ आ रहा है, ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, अव्यवभावी समास होते हैं। इसको गलती ना करें, द्वंद्व समास नहीं कहना है। द्वंद्व समास यदि शब्द विपरीत हों, अलग अलग हों, तो वो द्वंद्व समास होता है, और यदि शब्द एक जैसा हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वो हमारा अव्यवभावी समास वहाँ पर होगा। रातों रात, रातों रात, ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया, रात ही रात, ये आपका अव्यवभावी समास हो जाएगा, ठीक है। धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ ही धड़, ये आपका कौन सा हुआ, अव्यवभावी समास हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आशा करता हूँ अव्यवभावी समास आपको समझ में आया होगा। अब अगले समास की ओर चलते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन से होते हैं, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, ठीक है, या अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद क्या होता है, उपमेय होता है, वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास कहलाता है जहाँ पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष, या कह सकते हैं उपमेय हो, एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास की संभावना अधिक रहती है या होता है, ठीक है। ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक में क्या है, विशेषता बताने वाले समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पर विशेषता बताई जाती है, किसी चीज़ की जो विशेषता बता रहा होता है, तो ये समझ लीजिए वहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास वहाँ पर होगा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए उदाहरण देख लेते हैं, नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल में, ठीक है, कमल कैसा है, नीला है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता क्या हुई, यहाँ पर विशेषता बता रहा होता है नीला, ये नीला कमल है, नीला कमल है जो, नीला है जो कमल, वो आपका हो गया आपका कर्मधारय समास। अब यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पुरुषोत्तम, पुरुष में है जो उत्तम, पुरुष में जो है उत्तम, तो यहाँ पर पहचान क्या है, यहाँ पर जब हम इसका विभक्ति करते हैं, समास की जब हम विभक्ति करते हैं, तो यहाँ पर है जो जरूर आता है बीच में, है जो सभी में देख लीजिए आप, है जो आएगा जब विभक्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहचान लेंगे विभक्ति करते समय जहाँ पर है जो आ रहा है, तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। और देख लेते हैं आगे, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, तो ये आपका कर्मधारय समास हुआ। अधपका, अधपका, आधा है जो पका, यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है जो, मतलब कि उपमेय में उपमान का बोध हो रहा है, ठीक है, उपमेय में उपमान का बोध हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हुआ। महाराज, महाराज, महान है जो राजा, महान है जो राजा, महाराजा, ठीक है। परम आनंद, परम है जो आनंद, परमानंद। भला, भला मानस, भला है जो मानस, भला मानस। लाल टोपी, लाल है जो टोपी, ये सभी आपके कर्मधारय समास हुए। क्यों हुए भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। विशेषता बताई जा रही है, इन सभी समासों में क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। जहाँ पर विशेषता प्रकट होती है और बीच में जहाँ विभक्ति में है जो आ रहा है, आप जब विभक्ति करेंगे तो समझ लीजिए आपका वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। चलिए, कर्मधारय समास आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आगे चलिए, और जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन्हीं को लेकर के आता हूँ, जिससे कि आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको कंपटीशन में प्राप्त हों। चलिए आगे चलते हैं। बहुब्री समास। बहुब्री समास के बारे में जान लेते हैं। बहुब्री समास क्या होता है? बहुब्री समास ऐसे समास होते हैं जिसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं है, ठीक है, एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे होते हैं, वही बहुब्री समास कहलाते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको साफ हो रहा है कि जो प्रथम पद है और जो द्वितीय पद है वो उनमें कोई भी प्रधानता नहीं होती है, लेकिन कोई तीसरा अर्थ निकल करके वहाँ पर सामने आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये आपका क्या हो जाता है? बहुब्री समास हो जाता है। ठीक है। और तीसरा शब्द क्या निकल के कैसे आता है उसको हम अब उदाहरण के माध्यम से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। जैसे चंद्रमौली। चंद्रमौली, आप चंद्रमौली, इसका यदि हम विभक्ति करेंगे, चंद्र है मौली पर जिसके, वह कौन है? कौन है? तीसरा शब्द निकल के आ रहा है, शिव जी हैं, भगवान शिव जी हैं। ठीक है, तो इसलिए जो तीसरा शब्द निकल करके हम आ रहा है वो शिव जी भगवान हुए, तो इस वजह से ये हमारा क्या हुआ? बहुब्री समास हुआ। चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिसके, वह कौन है? शिव जी हैं, ये भी शिव जी भगवान है। तो तीसरा शब्द जो निकल कर आ रहा है हमारे सामने वो शिव जी भगवान हुए, तो शिव जी है। इसी से हम पहचान लेंगे प्रथम और द्वितीय पद जो है यहाँ पर प्रधान नहीं होते, लेकिन तीसरा कोई अर्थ बता रहे होते हैं, तो वही आपका बहुब्री समास हो जाता है। चलिए उदाहरण और देख लेते हैं बहुब्री समास के। हाँ, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, वह कौन है? वे भी शिव जी भगवान है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुब्री समास हुआ। उमेश। उमेश, उमा है ईश जो वह, उमा है ईश जो वह, वो कौन हुए? वो भी शिव जी भगवान हुए, आपका बहुब्री समास होगा। शूलपणि। शूलपणि, शूल है पणि में जिसके, वह कौन है? शिव जी भगवान है, तो ये भी आपका बहुब्री समास है। तिरंगा। तीन है रंग जिसमें, तीन है रंग जिसमें, तो राष्ट्रध्वज, वो क्या होता है? हमारा राष्ट्रध्वज होता है, जिसकी वजह से ये बहुब्री समास हुआ, क्योंकि हमारा तिरंगे का अर्थ जो है वो सीधा राष्ट्रध्वज होता है। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र, तीन है नेत्र वह कौन है? तीन है नेत्र जिनके, वो कौन होते हैं? वो हमारे शिव जी भगवान होते हैं, तो ये हमारा बहुब्री समास हुआ, तीसरा अर्थ निकल के आ गया है। आगे बात करें, शाखा मृग। शाखा मृग, शाखा पर दौड़ता है जो मृग, वह कौन है? जो शाखाओं पर दौड़ता है, कौन दौड़ता है शाखाओं पर? उसे बंदर बोलते हैं, तो ये तीसरा शब्द हमारा निकल के आ गया बंदर, तो हमारा हो गया ये बहुब्री समास। वक्रोदर। वक्रोदर, वक्र है उदर जिसका, वह जिसका जो उदर है वो वक्र है, कौन है वो? भगवान गणेश जी हैं, जिसकी वजह से ये बहुब्री समास हो गया है। लंबोदर। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, वह कौन है? गणेश जी भगवान है, तो ये आपका बहुब्री समास हुआ। ठीक है, बहुब्री समास में आपने जान लिया दोनों पद में कोई भी प्रधान नहीं होता है, तीसरा अर्थ उसमें निकल के आ रहा होता है, तो वह आपके बहुब्री समास होंगे। चलिए अगला समास देख लेते हैं, तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं होते क्या है। समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, प्रथम पद इसमें प्रधान नहीं होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, जिसके कारण ये तत्पुरुष समास कहलाता है। तो ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक देख लेते हैं भाई। ट्रिक, हमारे दोनों पदों के बीच में प्राय कारकों का लोप होता है। कारक आपने पढ़े होंगे, हमारे 7-8 कारक होते हैं। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, अधिकरण में, तो ये हमारे कारकों का यहाँ पे लोप होता है। यहाँ कारक होंगे आपके बीच में। ठीक है, कैसे होंगे वो हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। और द्वितीय पद प्रधान होता है, वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। हाँ,
तो तत्पुरुष समास हम देख रहे हैं, उदाहरण इसके देख लेते हैं। चर्म रोग, चर्म का रोग, चर्म का रोग, चर्म रोग की यदि हम संधि करते हैं तो क्या बनेगा, चर्म का रोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, का हमारी यहाँ पे विभक्ति आ रही है, ठीक है। तो का हमारा क्या होता है, कारक, कारक है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए जहाँ पे हमारे कारक आ रहे हैं बीच में, इस तरह से कारक जो भी आएंगे तो वो हमारे कौन से हो जाते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। और यहाँ पर रोग क्या हमारा, रोग क्या हमारा प्रधान शब्द है, ठीक है, इसकी प्रधानता है। और चर्म जो है, चर्म का रोग है, चर्म का रोग है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हुआ। जलधारा, जल की धारा, जल की धारा, तो यहाँ पर की आपकी विभक्ति आ रही है, ठीक है, कारक आ रहा है, की आ गया, का, की, के लिए, में, जहाँ पर भी ये आपके समास विग्रह में आ रहे होते हैं तो वो समझ लीजिए आपका क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास होता है। अगले देख लेते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को आ रहा है आपका यहाँ पर, तो यह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जलधारा, जल की धारा, ये मैंने पहले बता दिया, दोबारा आ गया, रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। गुण रहित, गुण से रहित, है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से, तो यहाँ पे कर्ण आपकी जो है कारक यहाँ पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, तत्पुरुष समास हो गया है। जन्मांध, जन्म आंध, जन्म से आंध, ठीक है, जन्म से अंधा, तो यहाँ पर आपका कर्ण कारक है, जिसकी वजह से आपका तत्पुरुष समास हो गया है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, तो यहाँ भी आपका क्या है, से आ रहा है, जिसकी वजह से कर्ण कारक है, और ये आपकी कौन सी, तत्पुरुष समास हो गया है, इस वजह से आपका तत्पुरुष समास। घुड़सवार, घुड़ के लिए सवार, ठीक है, तो यहाँ पे के लिए आपकी यहाँ पे विभक्ति है, के लिए मैंने बता दिया, ये भी आपका क्या हुआ, कारक आ गया यहाँ पे, तो इस वजह से ये भी आपका हो गया है तत्पुरुष समास। चलिए आगे देख लेते हैं और भी उदाहरण तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास, आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर, आत्मनिर्भर स्वयं पर, ठीक है, यहाँ पे पर आपका क्या हो गया, कारक आ गया है, जिसकी वजह से ये भी आपका तत्पुरुष समास हो गया है। कविराज, में, आदिकरण में, कवियों में राज, कवि में, कवियों में राजा, तो ये आपका क्या हो गया है, अधिकरण आ गया यहाँ पे कारक, जिसकी वजह से आपका तत्पुरुष समास। जितने भी कारक आपके होते हैं, यदि कारक आ रहे हैं, मैंने बताया कारक, यदि आपके कारक आ रहे होते हैं तत्पुरुष समास में, यदि आप विभक्ति करते हैं किसी सर्वनामिक शब्द की, नामिक शब्द की, तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। सर दर्द, सर दर्द, अब बात कर लेते हैं सर दर्द। सर दर्द, सिर में दर्द, में आपका आ गया, ठीक है, आदिकरण में, तो ये आपका आदिकरण यहाँ पे कारक हो जाएगा। आप बीती, आप पर बीती, ठीक है, पर आपका यहाँ पे कारक हो गया। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये भी आपका क्या हुआ, तत्पुरुष समास हुआ, क्योंकि यहाँ पे द्वारा क्या हो गया, आपका कारक हुआ। कष्ट साध्य है, कष्ट से साध्य है, से, तो यहाँ पर आपका से भी क्या हुआ, कारक हुआ, जिसकी वजह से तत्पुरुष समास हो गया है। चलिए तत्पुरुष समास को आपने समझ लिया, जहाँ पर आपका कारकों का बोध हो रहा है कि लोप हो रहा है, यहाँ पे कारक छुपे हैं आपके शब्द में, तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्ति छुपी होती है। कारक के कुछ प्रकार जो होते हैं उनके हम देख लेते हैं, कौन कौन से शब्द उसमें आते हैं। कर्ता के साथ में ने आता है, कर्ता ने आता है, कर्म को आता है, आदिकरण से या के द्वारा आता है, संप्रदान के लिए आता है, अपदान से आता है, संबंध का की के लिए आता है। तो अब जैसे हम बात करें राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर क्या हुआ, संबंध कारक हुआ और तत्पुरुष समास यहाँ पर हो गया है। इस प्रकार से हम पता लगा लेंगे यहाँ पर आपका कौन सा समास है और कौन सा कारक वहाँ पर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको समास बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि आपकी परीक्षा में 2 से 4-5 प्रश्न इसके आते हैं तो आपके ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि
आप बिल्कुल सही उत्तर देंगे और ये आपके पॉइंट, ये मार्क्स आपके पक्के हो गए। आप सभी दोस्तों से, मित्रों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और शेयर करें अपने मित्रों को, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।